हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 11, जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। पाठ में आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल। शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ, जो कि प्रश्न हमसे पूछा गया है। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके सूत्र स्थापित कीजिए। इसके लिए हमें सूत्र भी स्थापना कभी करना है और साथ ही इसकी डेफिनेशन भी हमें देना है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हम लिखेंगे। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो ताप की स्थायी दशा में, कौन सी दशा में, ताप की स्थायी दशा में 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाली 1 मीटर लंबी छड़ के आमने सामने के फलकों से प्रति सेकंड प्रवाहित होती है, जबकि फलकों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर एक उसमें केल्विन होना चाहिए। 1 केल्विन इसका उतना ही तापांतर यहाँ पर होना चाहिए। अब हमें इसके सूत्र की स्थापना करनी है, तो सूत्र की स्थापना हम इस प्रकार से करेंगे। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए हमने माना कि किसी छड़ का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर ए है। माना कि किसी छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। फलकों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि उसके मध्य की जो लंबाई है वो एल है, तथा गर्म सिरे का जो तापांतर है वो θ1 डिग्री सेल्सियस है और ठंडे सिरे का जो ताप है वो θ2 डिग्री सेल्सियस है। तब स्थायी अवस्था में छड़ से ऊष्मा चालन की दर, तो जब हम छड़ छड़ की ऊष्मा चालन की दर निकालेंगे स्थायी संतुलन की अवस्था में, तो हमें यहाँ मिलेगा Q/T। हमें मिलेगा Q/T इक्वल के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन में आएगा एल। ये ऊष्मा चालन की दर का फॉर्मूला है, जो है Q/T इक्वल के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन में एल है। तो यहाँ से हम ऊष्मा चालकता गुणांक का मान हमें निकालना है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक होता है के, तो के की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा के इक्वल टू, क्या मिलेगा? के इक्वल निकालना मतलब क्यू के साथ में ये एल चला जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू इंटू एल अपॉन में रहेगा टी के साथ में ए और θ1 माइनस θ2। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी। तो यहाँ पर जो के है, इस के को हम बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, और यहाँ पर ये इसका सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पूछा है हमसे, क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक हमें बताना है। क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है, हमें इसका मात्रक बताना है, साथ ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की हमें परिभाषा भी बताना है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार की परिभाषा, इसे पृष्ठीय प्रसार भी बोला जाता है। तो यदि किसी ठोस की आयताकार चादर को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। हम क्या कर रहे हैं, कोई आयताकार ठोस है, उस चादर को हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसमें लंबाई में वृद्धि होती है और चौड़ाई भी बढ़ती है, यानी कि चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। अर्थात का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा चादर की मोटाई में वृद्धि लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि की अपेक्षा नगण्य होती है। जो मोटाई होती है उसमें वृद्धि जो रहती है वो लंबाई और चौड़ाई की वृद्धि की अपेक्षा नगण्य होती है। तो इस प्रकार ये जो प्रसार होता है उसे हम क्षेत्रीय अथवा पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। ये जो डेफिनेशन थी ये क्षेत्रीय प्रसार की डेफिनेशन थी। अब हम करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की डेफिनेशन। इस प्रकार से है इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसी क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर
क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमसे मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। प्रति डिग्री केल्विन ये इसका जो है मात्रक है वो होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर इनकी जब परिभाषा लिखते हैं, पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इनका जो संबंध है वो स्थापित कर लेते हैं। रेखीय प्रसार तो ये होता है किसी पदार्थ की एकांक लंबाई में। रेखीय प्रसार संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है लंबाई से। तो किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और जो आयतन प्रसार गुणांक होता है यह किससे संबंधित है? तो यह उसके आयतन से संबंधित है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनेगी, किसी ठोस के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इन दोनों के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, इस रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से बताते हैं, तो अल्फा बराबर बनता है ये। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एकांक लंबाई के क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हम मान लेते हैं कि डेल एल हुई है। लंबाई में वृद्धि क्या हुई है? ये हुई है डेल एल। तो ये डेल एल अपोन में आ जाएगा। इसकी प्रारंभिक लंबाई हम मानते हैं कि एल है और इसका तापांतर डेल टी है। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र होता है अल्फा बराबर डेल एल बटा एल इंटू डेल टी, यानी कि लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई इंटू तापांतर। ठीक वैसे ही आयतन प्रसार गुणांक का मान भी हम निकालते हैं, तो ये इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आयतन में वृद्धि हो रही है। तो आयतन में वृद्धि लिखेंगे तो यानी कि डेल वी लिखेंगे अपॉन प्रारंभिक आयतन यानी कि वी लिखेंगे और तापांतर यानी कि डेल्टा लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों में हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार से इन दोनों में संबंध हम स्थापित करेंगे। देखिए, माना किसी पदार्थ के एक घन, हमने घनाकार एक पदार्थ लिया है, उस घनाकार पदार्थ की जो प्रत्येक भुजा है वो ए है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि पदार्थ के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। घन लिया है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है, लंबा एल लिखेंगे सर। उसका ताप हम बढ़ा रहे हैं डेल टी, उसके ताप को डेल टी बढ़ाया गया है, यानी कि ताप में कितनी वृद्धि हुई है? डेल टी वृद्धि हुई है। जब ताप में वृद्धि किया हुआ है तो इसकी भुजा की लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ाया गया है, इससे इसकी भुजा की लंबाई की भुजा की लंबाई एल प्लस डेल एल हो जाती है। क्या हो जाती है? एल प्लस डेल एल हो जाती है। तो घन का हम प्रारंभिक आयतन निकालते हैं, तब घन का प्रारंभिक आयतन घन का प्रारंभिक आयतन निकालेंगे तो ये होगा v बराबर भुजा की घात 3 और भुजा इसकी एल है तो एल की घात हम 3 लिखेंगे और घन का अंतिम आयतन लिखते हैं हम यहाँ पर। तो आयतन में क्या हो रहा है? आयतन में वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा y प्लस एल वी, और वृद्धि कितनी? भुजा में वृद्धि हुई है एल प्लस एल एल की पावर 3 वृद्धि हुई है।
अब आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। तो आयतन में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, तो अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन करके हम निकाल लेंगे। अतः आयतन में वृद्धि, अंतिम आयतन क्या था, v प्लस डेल वी था, माइनस प्रारंभिक आयतन क्या था, तो v था, बराबर यहाँ पर सूत्र में जो मान था वो लिखे हम, l प्लस डेल एल के पावर 3 माइनस एल के पावर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि आई हमारे पास, डेल v इक्वल, को सोल्व करते हैं तो ये घन वाला सूत्र लगा के हम इसको खोलेंगे। ए की घात 3 यानी कि एल की घात 3 प्लस 3a² b यानी कि 3l² डेल टी प्लस 3ab² यानी कि 3l इंटू डेल एल स्क्वायर प्लस टी क्यूब यानी कि डेल एल क्यूब और माइनस का एल क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल क्यूब से ये एल क्यूब यहाँ पर भी कट जाएगा और यहाँ पर जो आयतन में वृद्धि हुई है वो हमें मिलेगी डेल वी बराबर 3l² डेल एल, ये क्या है यहाँ पर डेल एल है, प्लस 3l डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एल। अब यहाँ पर जो वृद्धि होती है वो बहुत ही कम होती है, तो हम क्या करेंगे कि यह लिखेंगे चूँकि डेल एल अत्यंत छोटी राशि है। क्या है ये, डेल एल छोटी राशि है। जब छोटी राशि है तो इसकी उच्च घातों के सापेक्ष उपेक्षा करने पर, तो इसकी उच्च घातों की उपेक्षा करने पर आयतन में वृद्धि। तो जो डेल एल है ये छोटी राशि है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ज़्यादा घातें हैं उन घातों को हटा देंगे, हम उन घातों का यूज़ नहीं करेंगे उनको उपेक्षित करने पर। यानी कि ये एल की घात 2 वाला जो पद है वो भी हम नहीं लिखेंगे और एल की घात 3 वाला पद भी हम नहीं लिखेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पर डेल वी इक्वल 3l² डेल एल। क्या मिला हमें, 3l² डेल एल ही मिला। और हम यहाँ पर सूत्र लगा लेते हैं। अब आयतन प्रसार गुणांक बराबर, आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे गामा इक्वल टू डेल वी अपॉन, यानी कि आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन यानी कि वी इंटू तापांतर यानी कि डेल टी हमने माना है। तो डेल वी का मान अभी हाल हम लेके आए हैं, तो ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये मान हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये मान हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें इस प्रकार से राशि मिलेगी। गामा इक्वल टू डेल वी, ये वाला मान हो गया 3l² डेल एल अपोन में वी यानी कि घन का आयतन। प्रारंभ में हमने माना था कि घन का आयतन एल क्यूब है, तो ये एल क्यूब हो गया और डेल टी एज इट इज़ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एल स्क्वायर से ये जो एल की घात 3 ये 2 बार कट गई और यहाँ पर एक घात बची हुई, यानी कि गामा बराबर बचा है 3 डेल एल अपोन एल इंटू डेल टी। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमने शुरुआत में रेखीय प्रसार गुणांक में सूत्र देखा था, जो कि ये था, ये वाला। ऐसा ही सूत्र हमें यहाँ पर मिला है, डेल एल बटे एल इंटू डेल टी। तो हम इस मान की जगह हम मान लिख देंगे अल्फ़ा।
इस मान की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा लिख देंगे। ये गामा बराबर हो जाएगा 3 अल्फ़ा। यहाँ पर ये संबंध हो गया। ये अल्फ़ा कहाँ से आया, हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर होता है एल एल अपॉन में एल इंटू एल टी। ये यहाँ पर इसका मान होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वह इस रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। या हम लिख देते हैं यहाँ पर शाब्दिक रूप में, अर्थात आयतन प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा 3 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ पर ये इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। ये आपके सामने इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है। इसके बाद हम आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो यहाँ पर पूछे गए हैं। अब पूछा हमसे प्रश्न नंबर 4, न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है, समझाइए तथा शीतलन वक्र भी बनाइए। ये जो है प्रैक्टिकल है वैसे, तो लैब में से किया जाता है जहाँ पर न्यूटन का शीतलन नियम सिद्ध करते हैं। तो ये प्रयोग है। अब यहाँ पर हम इसको समझ भी लेते हैं। वैसे न्यूटन का शीतलन नियम, तो शीतलन नियम हमने जो इसके जो टाइप आंसर थे, क्वेश्चन आंसर थे, उनमें देखा है। उन्हें हम रिवाइज करते हैं उसे कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है। तो इस नियम अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर, यानी कि उस वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा बाह्य वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का शीतलन नियम है। अब यहाँ पर हम को समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा ग्राफीय निरूपण है। यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें दिया गया है ये वाला। ये उपकरण का वर्णन है। ये उपकरण यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक लकड़ी का गुटका है जहाँ पर एक बर्तन है। बर्तन के अंदर एक पानी भरा हुआ है। इसका जो बर्तन है इसको हम कैलोरी मापी, और इसके अंदर एक विलोडक यानी कि पानी को हिलाने के लिए है, और इसमें थर्मामीटर लगाया गया है। और इस थर्मामीटर को एक स्टैंड हेल्प क्लैम्प स्टैंड के माध्यम से पकड़ा गया है ताकि यह हमें टेम्परेचर बताता रहे। उसके बाद ये समय में ताप का परिवर्तन है जिसके द्वारा हमें एक सरल वक्रीय आकृति यहाँ प्राप्त होती है। आप देख पा रहे होंगे प्रारंभ में इस वस्तु का ताप थीटा 1 था। वस्तु ठंडी हुई तो इसका जो तापांतर है वो थीटा 1 से कम होकर थीटा 2 पर आ गया, और जो स्थिति है वो ए से बी हो गई। जहाँ पर जो समय है वो शुरुआत में T1 समय था, और ठंडे होने में उसका जो समय T2 लगा। T1 से T2। ये तो उपकरण का वर्णन हो गया। अब हम समझते हैं किस प्रकार से हम इसको देखें। शीतलन वक्र तथा उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष। तो शीतलन वक्र ऊपर के चित्र में प्रदर्शित है। ये वाला जो चित्र है हम इसकी बात कर रहे हैं। शीतलन वक्र पर कोई दो बिंदु ए तथा बी लेकर इन दोनों बिंदुओं से ताप और समय अक्ष पर लंब डालते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लंब डाल रखा है, ये वाले थीटा 1 और थीटा 2, और इधर है T1 और T2। और लंब परतों के संगत ताप अक्ष पर तापांतर थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, और समय अक्ष पर थीटा 1 से थीटा 2 तक ताप गिनने में जो लगा समय है टी, वो EF है। यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो समय लगा है वो समय टी है। इसी प्रकार वक्र पर अनेक बिंदुओं लेकर अलग अलग क्षणों पर तापांतर व उनका ताप गिनने में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि कमरे का ताप थीटा है, यदि कमरे का ताप, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब का ताप वो थीटा है, तो प्रत्येक तापांतर के लिए पानी का जो माध्य ताप है वो निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2।
तथा कमरे के ताप थीटा का अंतर, तो थीटा का अंतर हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। और ताप गिरने की दर, तो गिरने की दर हो जाएगी थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे टी। इनको ज्ञात करके उन्हें ताप ज्ञात करने की दर को वाई अक्ष पर तथा माध्य तापांतर को एक्स अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींच लेते हैं, यानी कि ये वाला ग्राफ हम खींचते हैं, जो कि चित्र की भांति एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि इस प्रकार से प्राप्त होती है। तापांतर के सापेक्ष जो शीतलन दर है वो अनुक्रमणपाती होती है। इससे सिद्ध होता है कि पानी के ठंडे होने की दर पानी के माध्य ताप तथा समीपवर्ती तापांतर के अनुक्रमणपाती होती है, और यही न्यूटन का शीतलन नियम है जो बताया गया था। ठंडे होने की जो दर जो है वो तापांतर के अनुक्रमणपाती होती है, और हमें यहाँ यही मिल रहा है, सरल रेखीय ढाल मिल रहा है, ये सिद्ध होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी सावधानियाँ जो प्रैक्टिकल में है वो सावधानियाँ भी पढ़ सकते हैं, उनको भी लिख सकते हैं। सावधानी क्या है कि कैलोरीमापी को दोहरी दीवार वाले बर्तन में इस प्रकार से रखना चाहिए कि यह बर्तन की दीवार को स्पर्श ना करे। दूसरा, कैलोरीमापी में पानी को विलोडित करते रहना चाहिए, पानी को हमें क्या करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5। दो विभिन्न पदार्थों की छड़ों से बने संयुक्त गुटके जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल समान है के बाहरी पृष्ठों को अलग अलग ताप पर रखा जाता है, और उनके अंतरापृष्ठ के ताप तथा संयुक्त गुटके की उष्मा चालकता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ आप चित्र में देख पा रहे होंगे दो आयताकार, दो विभिन्न पदार्थों के छड़ों से बने गुटके जिनको एक साथ जोड़ा गया है। चित्र में एक संयुक्त गुटका दिखाया गया है जो दो पदार्थों की छड़ों से मिलकर बना है, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः L1 तथा L2 है। पहला वाला जो ये है इसकी लंबाई L1 है, यहाँ हमने लिखा, और सेकंड वाला जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई L2 है। उष्मा और उष्मा चालकता गुणांक K1 तथा K2, इसका उष्मा चालकता गुणांक K1 है और इसका उष्मा चालकता गुणांक K2 है, हमने लिखा। फिर है इनके क्षेत्रफल जो है वो समान है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल भी A है और इसका क्षेत्रफल भी A है। स्थायी अवस्था में पहली छड़ के बाहरी पृष्ठ का ताप θ1 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी छड़ के बाहरी पृष्ठ का ताप θ2 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर θ1 θ2 से बड़ा है। उसके बाद हम निकालते हैं प्रवाह की दर। प्रवाह की दर निकालते हैं। उष्मा प्रवाह की दर निकालने के लिए हम मानते हैं कि जो अंतरा पृष्ठ का स्थायी ताप है वो θ डिग्री सेल्सियस है। कितना है, θ डिग्री सेल्सियस, यानी कि मध्यवर्ती ताप है जो कि यहाँ का है, यहाँ पर। तो स्थायी अवस्था में प्रत्येक छड़ से बाहर उष्मा प्रवाह की दर समान होगी, अतः उष्मा प्रवाह की दर, तो अभी हाल हमने फॉर्मूला लर्न किया है पहले क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। क्यू बाई टी इक्वल K1 क्षेत्रफल A तापांतर θ1 माइनस थीटा बटे लंबाई L1 बराबर हो जाएगी K2 क्षेत्रफल A तापांतर थीटा माइनस θ2 अपॉन में L2। तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस A से ये A तो कैंसिल हो गया, A से क्या हुआ, A कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ पर हमें मिला है K1 बटा L1, K1 बटा L1 θ1 माइनस θ2 थीटा बराबर K2 बटा L2 इंटू बराबर ब्रैकेट में बचा थीटा माइनस θ2। जब यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करके और थीटा की वैल्यूज निकालोगे तो आपको K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 अपॉन में K2 L1 प्लस K1 L2 प्राप्त होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। इन दोनों का आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो K1 का इंटू θ1 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, K1 θ1 मिलेगा माइनस K1 थीटा, और इसके बटे में L1 है तो बटे में ये L1 आपको यहाँ लिख देना है बराबर। वैसे यहाँ पर करेंगे तो ये होगा K2 थीटा माइनस K2 θ2 अपॉन में हो जाएगा L2।
L1 L2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लेते हैं हम L1 L2 का। तो ये बन जाएगा, देखिए L1 का K2 थीटा के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा L1 K2 थीटा माइनस L1 K2 थीटा 2 बराबर L2 का इसके साथ कर लेते हैं तो ये बन जाएगा L2 K थीटा 1 माइनस हो जाएगा L2 K1 थीटा। थीटा इस तरफ ले आना है हमें, इस थीटा को भी इस तरफ ले आते हैं तो ये थीटा जो है प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा L1 K2 थीटा प्लस L2 K1 थीटा बराबर, ये यही है L2 K थीटा 1। ये मान इधर से इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 K2 थीटा 2। इसमें आप देख सकते हैं थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा L1 K2 बचा, जिसे हम K2 L1 लिख सकते हैं। यहाँ K2 L1 लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर जो मान है वो हमें सही प्राप्त होगा, सेम एज इट इज़। प्लस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो K1 L2 हो गया, K1 L2 बराबर में इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं जैसा कि यहाँ पर बताया गया है K1 L2 थीटा 1। देखिए ये यहाँ K1 है, K1 और भी K1, तो यहाँ पर हो गया ये K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2। अब ये जो है सारा वैल्यू इसके बटे में आ जाएगा तो ये थीटा बराबर हो जाएगा K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 अपॉन में ये वैल्यूज आ जाएगी K2 L1 प्लस K1 L2। तो ये मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है थीटा का। उपरोक्त समीकरण गुटके के अंतराल पृष्ठ का ताप हमें बता रहा है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी Q/T बराबर K1A बटा L1 माइनस तापांतर आता है तो थीटा माइनस ये ताप हो गया यहाँ पे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आगे भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो इसको फिर आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त होगा Q/T बराबर A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। इस प्रकार जो संयुक्त गुटके की परिभाषा अनुसार है, जो चालकता गुणांक K है, तो उसका सूत्र होता है QT बराबर K कोष्टक में थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे L1 प्लस L2। तो इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं, ये K/T है, ये भी Q/T है, दोनों की हम तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा K बटे L1 प्लस L2 बराबर 1 बटा L1 के L1 बटा K1 प्लस L2 बटा K2। अतः हम बोल सकते हैं कि संयुक्त गुटके की जो ऊष्मा चालकता है K का मान इसको पक्षांत इसके त्रिगुणा होकर यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K बराबर L1 प्लस L2 बटा L1 बटा K1 प्लस L2 बटा K2। तो यहाँ पर इस का हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कैलोरीमिति या मिश्रण का यानी कि मिश्रमापी का सिद्धांत लिखिए और समझाइए। तो यहाँ पर हमें इसका सिद्धांत लिखना है और इसे समझाना है, यानी कि हमें सूत्र बताना है इसका। तो जब भिन्न भिन्न ताप पर रखी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है या मिलाई जाती है, अलग अलग वस्तुओं का जो ताप है वो अलग अलग है तो हम मिला रहे हैं, तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। यदि ऊष्मा क्षय नगण्य हो, यदि ऊष्मा क्षय कैसा हो, नगण्य हो, तो गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर हो जाती है ठंडी वस्तु द्वारा ली गई, दोनों बराबर हो जाती है। हमने माना कि दो वस्तुएं ए तथा बी हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, ताप T1 डिग्री सेल्सियस और T2 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर T1 बड़ा है और T2 छोटा। उन्हें मिलाने पर यदि मिश्रण का ताप T डिग्री सेल्सियस हो तो वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी m1 S1 इंटू
ताप में कमी यानी कि T1 माइनस टी, M1S1 T1 माइनस टी। तो वस्तु द्वारा बी द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी M2S2 इंटू ताप में वृद्धि यानी कि M2S2 T माइनस T2 हो जाएगी। अब इस मिश्रण के सिद्धांत से क्या होगा कि दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगी, ली गई ऊष्मा। तो इन दोनों को आपको बराबर कर देना है। इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा M1S1 T1 माइनस टी इक्वल M2S2 T माइनस T2। के बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7वां, द्रव के प्रसार को उपकरण सहित समझाइए, वह आभासी तथा वास्तविक आयतन प्रसार की व्याख्या कीजिए। तो हमने यहाँ पर एक फ्लास्क में द्रव भर रखा हुआ है, ऊपर थर्मामीटर लगाया गया है जहाँ पर हम टेम्परेचर का नोट करते हैं। तो इसका वर्णन आपको इस प्रकार से कर देना है कि जब किसी द्रव को बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है तो गर्मी पाकर पहले बर्तन का प्रसार होता है। पहले क्या होता है, बर्तन गर्म होता है जिससे उसका बर्तन का प्रसार होता है, जिससे बर्तन में द्रव का तल नीचे गिरता है। बर्तन में क्या होता है, जो द्रव भरा हुआ उसका तल नीचे गिरता है। फिर द्रव का प्रसार होता है जिससे द्रव का तल ऊपर की ओर उठता है। तो चित्र में फ्लास्क में चिन्ह ए तक द्रव को लेकर गर्म करने पर हम पाते हैं प्रारंभ में क्या था, वस्तु जो द्रव था वो ए पॉइंट पर था। तो हम पाते हैं गर्म करने पर कि पहले द्रव का तल चिन्ह बी तक नीचे गिरता है। प्रारंभ में जब हम गर्म कर रहे हैं तो उसका जो तल है वो पहले नीचे गिर गया, बी बिंदु पे आ गया। फिर दोबारा हम चेक करते हैं तो फिर चिन्ह सी तक ऊपर उठता है, फिर ये सी तक ऊपर उठता है ना। जो पानी का तल है वो एक बार नीचे गिरता है और एक बार ऊपर उठता है। ए बिंदु से एक बार बी पर, फिर बी से सीधा सी पर। तो अतः स्पष्ट है कि द्रव का आभासी प्रसार नैले के भाग के आयतन के बराबर होता है। जो आभासी प्रसार होता है वो नैले के आभासी जो भाग होता है उसके आयतन के ही बराबर होता है, जबकि द्रव का वास्तविक प्रसार नैले के भाग के बराबर है। ये जो प्रसार है नैले के भाग के बराबर है। नली के भाग का आयतन फ्लास्क के आयतन में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो नली के भाग का जो आयतन है ये फ्लास्क के आयतन में वृद्धि को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इसके 7 प्रश्नों का हल हमने कर लिया है और इसके बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इनका जो सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।